कैफ 5 आज हम पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 108, पार्ट 1 कर लो। चलो पार्ट 1 2 3 आज। अच्छा, बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट, दैट इज पेज 382। आप हजरात अगर बताएं बिल एंड होल्ड का क्या मतलब है? बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट। ओके, सवाल पढ़ें जी। एन एंटिटी enters into a contract with a customer। सेलर ने कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट किया है ऑन 1 जनवरी 2008 फॉर सेल ऑफ मशीन एंड स्पेयर पार्ट्स। मशीन भी बेचेगा और ऑब्वियसली बाद में मशीन ची ची पा पा कभी करेगी, तो बाद में यही बाद में स्पेयर पार्ट्स भी बेचेगा सेलर। मशीन अभी तो बनाने में उसे 2 साल लग जाएंगे तकरीबन। मशीना हमने बनवाना है तो मशीन उसे बनाने में 2 साल लग जाएंगे। हमने किससे उसे मशीन बनाने को कहा है? 1 जनवरी को। ये कोई ग्राइंडर तो है नहीं कि 10 मिनट में बन जाए, मशीन बननी है। अपॉन कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और जब मशीन बन जाएगी तो एंटिटी डेमोन्स्ट्रेट्स दैट मशीन एंड स्पेयर पार्ट्स मीट्स द एग्रीड अपॉन स्पेसिफिकेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। एंटिटी आके बताएगी कि जो हमने वादा किया, ये ऊपर बंद करवाएं काम। एंटिटी आके बताएगी कि जो हमने वादा किया था वो वादा पूरा हो गया। द प्रॉमिस टू ट्रांसफर द मशीन एंड स्पेयर पार्ट्स आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब लिखें अलग अलग। किसी चलवाना है ये? अच्छा, तो इसको चला तो हुआ है, लाइट नज़र नहीं आ रही सिर्फ। अच्छा, द प्रॉमिसेस टू ट्रांसफर द मशीन एंड स्पेयर पार्ट्स आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब लिखें अलग अलग। डिस्टिंक्ट का मतलब लिखें अलग अलग, और लिखें टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। लिखें टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। 2 वादे हैं समीउल्लाह, 2 वादे हैं। एक मशीन बेचनी है और दूसरा स्पेयर पार्ट्स बेचने हैं। ऑन 31 दिसंबर 2009, 2 साल बाद, अल्लाह का शुक्र है, कस्टमर आया, उसने 5 मिलियन दिए मशीन के लिए, बट ओनली टेक्स फिजिकल पोजेशन ऑफ मशीन। 5 मिलियन उसने दिए लेकिन सिर्फ फिजिकल पोजेशन किसकी ली? मशीन की। क्या छोड़ दिया? स्पेयर पार्ट्स। 80% ऑफ 5 मिलियन इज टू बी एलोकेटेड टू मशीन एंड रिमेनिंग 20% टू स्पेयर पार्ट्स। तो कहते हैं एलोकेशन आप ना करो, एलोकेशन मेरी तरफ से करा लो। एलोकेशन मैं आपको कर देता हूं। 5 मिलियन में से 80% कितना बना? 4 रेवेन्यू किसका बुक होगा? मशीन का। और 5 मिलियन का 20% 1 किसका? स्पेयर पार्ट्स का। ऑल्दो द कस्टमर इंस्पेक्ट्स एंड एक्सेप्ट्स द स्पेयर पार्ट्स। अगरचे कस्टमर ने ये स्पेयर पार्ट्स इंस्पेक्ट भी कर लिए, देख भी लिए एंड एक्सेप्ट भी कर लिए हैं, और इनको तस्लीम भी कर लिए कि ये मेरे हैं, लेकिन कस्टमर ने एक रिक्वेस्ट की है that the spare parts be stored at entities warehouse, कि तुम लोग entities warehouse तुम अपने पास ही रखो, बिकॉज तुम मेरे बहुत करीब हो, दिल के नहीं, मेरी फैक्ट्री के बहुत करीब हो। द कस्टमर हैज लीगल टाइटल टू स्पेयर पार्ट्स। और लीगल टाइटल यानी ओनरशिप, यानी ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गई है कस्टमर को। एंड द पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, और पार्ट्स पड़े हुए नजर आ रहे हैं एज बिलोंगिंग टू कस्टमर, क्योंकि वो कस्टमर के हैं। फर्दर मोर द एंटिटी स्टोर्स द स्पेयर पार्ट्स इन अ सेपरेट सेक्शन। एंटिटी ने एहतियात के दर्जे में उन स्पेयर पार्ट्स को अलग जगह पे सेव कर दिया है अपने वेयर हाउस में। एंड द पार्ट्स आर रेडी फॉर इमीडिएट शिपमेंट, और वो जल्दी से शिपमेंट के लिए अवेलेबल हैं, रेडी हैं एट कस्टमर रिक्वेस्ट। बस कस्टमर की रिक्वेस्ट का इंतजार है और वो स्पेयर पार्ट्स हम उसको भेज देंगे। अब इतनी सारी कहानी पढ़ के बताएं कस्टमर क्या लेके चला गया है? मशीन। कस्टमर शायद स्पेयर पार्ट 2 वजह से लेके नहीं गया। नंबर 1, एक वजह यह बनी है स्पेयर पार्ट्स ने लेके ना जाने की कि स्पेयर पार्ट्स की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी तो नई नई मशीन है।
और दूसरी वजह यह है कि कस्टमर ने कहा है कि तुम मेरे करीब रहते हो, मेरे पास स्पेस का इशू है, तो तुम जो है वो मेरी चीजें अपने पास रख लो और रखवाली कर लो इनकी। एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू होल्ड द स्पेयर पार्ट्स फॉर 2 to 4 years। एंटिटी का तजर्बा है कि 2 to 4 years। अब ये 2 to 4 years कौन से साल होंगे? ये 2010, 11, 12, 13, क्योंकि 31 दिसंबर 2009 को तो उसने मशीन डिलीवर की है ना। एंटिटी का ख्याल है कि 2010, 11, 12, 13 तक मुझे ये स्पेयर पार्ट्स अपने पास ही रखने पड़ेंगे। एंड द एंटिटी डज नॉट हैव द एबिलिटी टू यूज स्पेयर पार्ट्स। लेकिन एंटिटी को यह भी पता है मैं स्पेयर पार्ट्स को टच नहीं कर सकती क्योंकि मेरे नहीं है, और डायरेक्ट देम टू अनदर कस्टमर, या किसी और को भी नहीं दे सकती। द एंटिटी विल रिसीव 15,000 किराया फ्रॉम द कस्टमर। अब ये इसका आप इंतजार कर रहे थे, 15,000 किराया। फी सबिलिल्लाह काम नहीं हो रहे थे दुनिया में कि आप जो है वो अपने घर का सामान ला के इधर रख दें। सर वो मैंने रूम शिफ्ट करना है तो सामान जाने कोने पे जगह खाली थी, मैंने कहा क्लास वहां तक तो आप जाते कोई नहीं, तो वहां सामान रख दें। तो ये फी सबिलिल्लाह नहीं हो रहा सीन। अच्छा, द एंटिटी विल रिसीव 15,000 पर मंथ फ्रॉम द कस्टमर फॉर कस्टोडियल सर्विसेज ऑफ स्पेयर पार्ट्स एट इट्स प्रेमिसेस। चलें जी, आइडेंटिफाई करें मुझे कॉन्ट्रैक्ट को। कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? देयर इज ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक है, कॉन्ट्रैक्ट एक है। नेक्स्ट, देयर आर 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। नंबर 1, हमने उसे मशीन बेची है, हमने उसे स्पेयर पार्ट बेचे हैं, और हम उससे कस्टोडियल, उसकी चीजों की कस्टडी हमारे पास है, कस्टोडियल सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा, अब जरा पढ़े लफ्ज बिल एंड होल्ड। बिल एंड होल्ड। अब आप एक दुकान के ऊपर गए, अब उम्मीद है सारे हजरात तशरीफ ले आए हैं। आप पहले बिल क्या, तो हमें क्या, वो क्या कर सकते हैं, वो टाइम 12 बजे का था ना। अच्छा, बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट के अंदर क्या हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें एक एंटिटी जिसका नाम सेलर है, वो किसी बंदे को कोई चीज़ बेचती है। मिसाल के तौर पे मैं हूँ, किसी दुकान पे जाता हूँ, मैं उसे कहता हूँ कि भाईजान मुझे 5 घी के डब्बे चाहिए मेरे घर के लिए। मैं उसे 5 घी के डब्बे खरीद लेता हूँ, मुझे एकदम कॉल आ जाती है, मुझे कहीं जाना पड़ जाता है। मैं उसे कहता हूँ ये डब्बे मेरे हैं, कहीं साइड पे रैक के रख दो, मैं 2 दिन बाद आऊँगा, ये डब्बे ले जाऊँगा। दुकानदार कहते हैं बिल ले लो, मैंने कहा दे दो। दुकानदार कहते हैं पैसे दे दो, मैंने कहा ले लो। अब दुकानदार को मैंने कहा मेरी चीज़ें अमानत है, कहते हैं अमानत हैं, मेरे पास पड़ी हुई हैं, लेकिन मुफ्त का ज़माना नहीं है। आज का किराया 15 रुपये, कल का किराया 15 रुपये, 30 रुपये तुमने मुझे किराया भी देने चीज़ों के रखवाली का। अब दुकानदार ने चीज़ें मुझे बिल कर दी, लेकिन होल्ड अपने पास ही कर रहा है। बिल एंड डिलीवर, हाँ, अगर आप बिल एंड डिलीवर लिख लें तो यहां से आपको बात समझ आ जाएगी। लेकिन डिलीवर लिखें या डिलीवर लिख के काटें? बिल एंड डिलीवर टाइप सिनेरियो या बिल एंड होल्ड टाइप? अच्छा, इसमें मुझे बताएं, ये जो घी के डब्बों का सिनेरियो मैंने आपको बताया है, इसमें क्या कंट्रोल ट्रांसफर हो गया? मुझे कंट्रोल ट्रांसफर, तो स्टैंडर्ड में बड़ा एहतियात से हम बहुत से दिन से एक लफ्ज इस्तेमाल करें, कंट्रोल ट्रांसफर। डिलीवरी नहीं बोल रहे, डिलीवरी नहीं हुई मुझे। अब मैं एक फिक्रा बोलने लगा हूं, इज इट पॉसिबल कि देयर इज नो डिलीवरी बट स्टिल सेलर रिकॉर्ड द रेवेन्यू इन अ बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट? एक छोटी सी बात अब लिखें, इन दिस केस seller will not deliver spare parts. In this case, seller will not deliver spare parts to customer. Seller customer को spare parts deliver नहीं करेगा, but he will transfer control to customer. But he will transfer control to customer. पढ़ें जरा क्या लिखा है आपने। इसको तेज कर दें इसी को, जिस जगह। अच्छा ठीक है, इधर अगर गर्मी लग रही है तो पीछे या इधर आके बैठ सकते हैं। ओके, इसका ज़रा टेम्परेचर ज़रा शो करा दें।
ओके जी, 1 से 2 मिनट दोबारा दे दें, सारी बात पढ़ें। ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। ये कॉन्सेप्ट इतना सा था। सेलर के 3 वादे हैं। नंबर 1, मशीन मैं तुम्हें बेचता हूँ, स्पेयर पार्ट्स तुम्हें बेचता हूँ। अगला मेरा फिक्रा सुनिएगा, मशीन ले जाओ, स्पेयर पार्ट मेरे पास हैं, तुम्हारे बन गए हैं, जब मर्जी आके उठा लेना, वो तुम्हारी मर्जी है। The entity enters into a contract with the customer for the sale of machine and spare parts. The manufacturing time for machine and spare parts is 2 years. 2 साल में वो हमें बना के देगा। Upon completion of manufacturing, और जब वो हमें बना के दे देगा मशीन, the entity demonstrates that machine and spare parts meets the agreed specification. वो कहेगा जैसे मेरा वादा था पूरा हो गया। The promises to transfer the machine and spare parts are distinct. ये दोनों अलग अलग वादे हैं। On 31 दिसंबर 2003, 2 साल गुजरे, अल्लाह का शुक्र है, मैंने जाके 5 मिलियन दिए for the machine and spare parts, but only take the delivery of machine. Delivery of machine मुझे हो गई, लिखें, but seller also transfer control of spare parts. But seller also transferred control of spare parts. Seller ने spare parts का कंट्रोल भी ट्रांसफर कर दिया। आप बताएं जी, 31 दिसंबर को क्या एंट्री होगी? जल्दी जल्दी जल्दी, 31 दिसंबर 2009 को क्या एंट्री होगी? और मशीन डेबिट कितों? ये स्टैंडर्ड सेलर का, बायर का नहीं है, IS 16 नहीं है। मैं मशीन खरीदने गया, मैं IS 16 नहीं पढ़ा रहा। पुत्र 12 बजे हमारा प्रोग्राम था शुरू करने का। पुत्र अच्छा, कैश डेबिट 5 मिलियन, रेवेन्यू मशीन 4 मिलियन, रेवेन्यू लिखें एंट्री, रेवेन्यू स्पेयर पार्ट्स। रेवेन्यू क्यों बुक कर रहा हूं? अभी तो डिस्पैच नहीं हुई, कंट्रोल ट्रांसफर हो गया जी। ठीक है, करते हैं इसको। आप लोग फिर इधर शिफ्ट हो जाएं, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। इफ यू वांट, ये 24 पे कर दो, और इधर हो जाए, किसी ने आना है तो और इधर हो जाए, और इधर हो जाए। ओके, कैश डेबिट, रेवेन्यू मशीन क्रेडिट एंड रेवेन्यू स्पेयर पार्ट्स क्रेडिट। क्लास के बाद कोई बच्चा आकर, प्लीज बातें ना करें, क्लास के बाद कोई बच्चा आके ये तो नहीं पूछेगा कि ऑर्डर किया था 1 जनवरी को, डिलीवरी हुई 31 दिसंबर को, 2 साल का गैप है, डिस्काउंटिंग वगैरह, प्रेजेंट वैल्यू पे सेल बुक वगैरह, ये सवाल नहीं पूछेगा बच्चा। कोई पूछेगा तो नहीं, पूछेगा भी ना, वजह सुन लें। एन एंटिटी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ मशीन। सेलर ने वादा किया मैं तुम्हें मशीन बेचूंगा 2 साल तक। ना 1 जनवरी को पैसे आए हैं, ना 1 जनवरी को मशीन डिलीवर हुई है। तो वो तो डिस्काउंटिंग तब होती है ना जब कैश और डिलीवरी की डेट डिफरेंट होती। इस सवाल में देखें कैश और डिलीवरी की डेट सेम है। ये तो मैं किसी और कॉन्सेप्ट की तरफ निकल गया, बिल एंड होल्ड तो साइड पे रख दें। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? ऑन 31 दिसंबर कस्टमर पे, व्हाट इज डेट ऑफ पेमेंट? 31 दिसंबर। When but only takes physical possession of machine. When the possession transferred? 31 दिसंबर। When the cash received? 31 दिसंबर। What is the difference between cash and control transfer? There is no concept of discounting। और ये बिल्कुल उसी तरह है कि मैं किसी को जाके कह दूं यार मैंने तुमसे 2 साल बाद गाड़ी लेनी है, तो क्या ठीक है आके ले लेना, मैं 2 साल बाद जाऊं पैसे दे दूं गाड़ी लेके आ जाऊं, तो बस ठीक है। ओके नेक्स्ट। अच्छा जी, 80% of 5 million is allocated to machine and remaining 20% to spare parts. Although the customer inspects and accepts the spare parts, कस्टमर ने इंस्पेक्ट भी कर लिए, एक्सेप्ट भी कर लिए स्पेयर पार्ट्स। मेन चीज हाईलाइट करें जो इसमें थी, कस्टमर एक्सेप्ट्स द स्पेयर पार्ट्स। कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिए। आप बता दें स्पेयर पार्ट्स का कंट्रोल ट्रांसफर हो गया? किस दिन हो गया? 31 दिसंबर। But the customer requests that spare parts to be stored in entity's warehouse because of its close proximity. The customer has legal title to spare parts. Customer का legal title है spare parts का, and the parts can be identified as belonging to customer. और ये parts customer को ही हैं। Furthermore, बार-बार कह रहे हैं the entity stores the spare parts in separate section of warehouse and parts are ready for immediate delivery.
द एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू होल्ड द स्पेयर पार्ट्स फॉर 2 to 4 years। एंटिटी ने सोचा इसको 2 से 4 साल अपने पास होल्ड करेगी, यानी 2010, 11, 12, 13। अब 4 साल आप किसी की चीज महफूज करें तो उसे किराया लेंगे। द एंटिटी विल रिसीव 15,000 पर मंथ फ्रॉम द कस्टमर एज कस्टोडियल चार्जेस। ये रेवेन्यू बुक होगा ओवर टाइम। ये रेवेन्यू बुक होगा एट अ पॉइंट इन टाइम या ओवर टाइम? ओवर टाइम। हर महीने के एंड पे क्या एंट्री होगी? आप पहली एंट्री मुझे बता दें। पहली एंट्री डेट 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 31 जनवरी। एक्सीलेंट। 2010 एंट्री कैश डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट। कितने से? ये एंट्रीज 4 साल तक होती रहेंगी। ये एंट्रीज 4 साल तक होती रहेंगी। हर महीने के एंड पे एक एंट्री होगी कैश डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट। चलिए जी, आप हजरात के आने का इंतज़ार किया जा रहा था। अब उम्मीद है आप हजरात तशरीफ़ ले आए हैं सारे। ये कॉन्सेप्ट तो एक छोटा सा था, ये जिनकी क्लास अभी आगे पीछे हुई है तो ये यूट्यूब पे ले लें। अब हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल तरीके से। हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री बोले किस दिन होगी? जब रेवेन्यू बुक होने साथ ही कॉस्ट बुक होनी है। नहीं, उसकी कोई अलग से एंट्रीज नहीं होती। 31 जनवरी को ये मशीन कब डिलीवर हो गई? 31 दिसंबर 9 को। और स्पेयर पार्ट्स उसके पास पड़े रह गए। सबसे पहली दफ़ा किस महीने वो आके स्पेयर पार्ट्स का किराया देगा? हर महीने आके देगा, तो मेरे ख्याल से 31 जनवरी बनेगा। फिर यही 28 फरवरी को भी एंट्री होगी यही। ओके, देयर आर 5 स्टेप्स इन दिस स्टैंडर्ड। नंबर 1, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। Identify the performance obligation, the machine, the spare parts, the custodial service. Determine the transaction price. 5 million fixed है और 15,000 पर मंथ है। एलोकेट करें इसे। 5 मिलियन में से 4 मिलियन उधर चला गया और 5 मिलियन से 1 मिलियन इधर चला गया और कस्टोडियल सर्विस 15,000। रिकॉर्ड रेवेन्यू, ये बता दें रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है। मशीन का कब? 31 दिसंबर को। और स्पेयर पार्ट्स का कब? 31 दिसंबर को। सर्विसेज का एज द सर्विसेज The custodial service performance obligation is satisfied over time. टाइम बेस मैयर यानी मंथली सुटेबल, हर महीने इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें। वो एरियर एडवांस सवाल ने नहीं बताया। अगर कुछ जनरल एंट्रीज का सवाल आएगा तो सवाल बताएगा। एरियर में एडवांस में जी। कॉन्ट्रैक्ट तो एक ही है ना। कॉन्ट्रैक्ट असल में ना कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन भी किए जा सकते हैं। ये मेरी डिस्कशन अभी मैंने की नहीं, इसलिए इसको ज़रा छोड़ दें। अभी कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन भी किए जा सकते हैं, एक से ज़्यादा हूँ। अच्छा जी, अब सारे हजरात तशरीफ़ ले आए हैं, हम शुरू करें। आज ही हमने कॉन्सेप्ट पहले पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का। पेज 326 पे आ जाएं ताकि हम कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट शुरू करें। पेज 326। भाई आपने मुबारक नहीं दी, सारा डाटा आ गया, कल लगे रहे हैं। अच्छा, पेज 326, क्वेश्चन नंबर 1। भाईजान सारे मुतवज्जे हो जाएं, सारे अटेंटिव हो जाएं। आज का मेन कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है? दुकानदार ने चीज़ें बेची आपको 100। चलें, इस सवाल का डाटा नहीं मैं यूज़ करता, अपनी तरफ से करता हूँ। दुकानदार ने आपको चीज़ें बेची 200। दुकानदार ने आपको मिसाल के तौर पे कॉलेज वालों को 200 कैलकुलेटर बेचे। कॉलेज वालों ने कहा हुआ था हमने स्टूडेंट्स को मुफ्त दिया करने हैं, तो दुकानदार ने कॉलेज वालों को 200 कैलकुलेटर बेचे। दुकानदार कौन हो जाएगा? एंटिटी। और कॉलेज वाले कौन हो जाएंगे? कस्टमर। दुकानदार ने कैलकुलेटर बेचने के बाद ये कहा कि यार इसकी प्राइस जो है वो 500 रुपये है, इसकी प्राइस 500 रुपये है। जब कॉलेज वालों को सुनते रहें भाई प्लीज़, वो रजिस्टर खोल रहा है, कुछ कर रहा है, मेरी बात सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। दुकानदार ने आपको 200 कैलकुलेटर बेचे। 200 कैलकुलेटर में से जब 150 कैलकुलेटर डिलीवर हो गए तो आपने दुकानदार को कहा कि मुझे 30 कैलकुलेटर और चाहिए, मुझे 30 कैलकुलेटर और चाहिए। ओरिजिनल ऑर्डर में कितने बताए थे? 200।
अभी तक कितने मिल गए थे? 150। आप 150 की क्वालिटी से इंप्रेस हुए, आपने कहा मुझे 30 और कर दो। जैसे दुकान पे आप जाते हैं, दर्जन माल्टा लेते हैं, एक खाते हैं, फिर कहते हैं 1 दर्जन और कर दो, 2 दर्जन। तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हो गया। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? थोड़ी देर पहले दर्जन माल्टे का कॉन्ट्रैक्ट था, अब आपने उससे 6 दर्जन माल्टे का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। हमारी पुरानी मिसाल पे वापस आए, अगर आप दुकान पे जाएं और 200 कैलकुलेटर उसको ऑर्डर करें, तो 200 कैलकुलेटर का ऑर्डर एंड इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बाद में कह दें आप 150 उसमें से डिलीवर हो गए हैं और बाकी तुम मुझे ऐसा करो कि 30 और दे दो, तो इसका मतलब है अब वो आपको 150 दे चुका था, 50 पुराने वाले दे देगा जो आपने कहे हुए थे, और 30 आपको नए दे देगा। इट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन एंड इट इज डन ऑन अ लेटर डेट। यानी आज आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कल जाके परसों जाके उसे मॉडिफाई कर देंगे। ऑन यकम जनवरी 2021 एसएल प्रॉमिसेस टू सेल, 2 के साथ सेल नहीं आता, अब कुछ बच्चे 2 के साथ सेल लिखते हैं। ऑन यकम जनवरी 2021 एसएल प्रॉमिसेस टू सेल 130 प्रोडक्ट्स टू कस्टमर, सीएल कस्टमर और एसएल सेलर होगा। ऑन यकम जनवरी सेलर लिमिटेड प्रॉमिसेस टू सेल 130 प्रोडक्ट्स टू सीएल फॉर ₹13,000। एक चीज़ फिर कितने की है? 100 रुपये की। शायद जो है वो ये अच्छी वाली बॉल पॉइंट्स हैं कोई, तो सेलर ने मुआहदा किया है बायर से कि मैं तुम्हें 130 बॉल पॉइंट्स बेचता हूं 13,000 में। अच्छी वाली बॉल पॉइंट है, 100 रुपये की एक है। द सेलर विल डिलीवर 70 प्रोडक्ट्स। सेलर कितने प्रोडक्ट्स डिलीवर करेगा? ऑन 31 जनवरी, महीने बाद। महीने बाद कितनी प्रोडक्ट्स डिलीवर करेगा? 70। एंड 60 प्रोडक्ट्स ऑन 28 फरवरी, और बाकी 60 कब डिलीवर करेगा? 2 महीने बाद। सीएल ने 13,000 पे ऑन द स्टार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे कर दिए। सीएल ने 13,000 एडवांस पे कर दिया, यकम जनवरी को ही पे कर दिया। अंडरलाइन करें इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और आगे लिखें यकम जनवरी। अच्छा जी, सेलर के जूते पहने, पैसे किस दिन आएंगे? यकम जनवरी को। सेलर के जूते पहने, 70 चीजें कब डिलीवर करनी है? और 60 चीजें कब डिलीवर करनी है? 28 फरवरी को। ऑन 15 फरवरी, 15 फरवरी को क्या है? 70 डिलीवर हो चुके थे और 60 अभी होने थे। दी कॉन्ट्रैक्ट इज मॉडिफाइड। उसने ऑर्डर किया कि मुझे और डब्बे चाहिए, चलें छोड़ें। ऑन 15 फरवरी द कॉन्ट्रैक्ट इज मॉडिफाइड। कॉन्ट्रैक्ट क्या करना पड़ा? मॉडिफाई करना पड़ा, और बॉल पॉइंट चाहिए, सॉरी। ऑन 15 फरवरी द कॉन्ट्रैक्ट इज मॉडिफाइड। कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करना पड़ा टू रिक्वायर द डिलीवरी ऑफ एडिशनल 30 बॉल पॉइंट्स टू सीएल। ये डिलीवरी कब होनी है? 10 मार्च को एट ₹80 पर प्रोडक्ट। 80 पर प्रोडक्ट के एतबार से। वेल डन यार। पहले 100 रुपए की चीज थी, अब कितने की होगी है? 80 रुपए की। डिस्काउंट दे रहे हैं? नहीं, सवाल बताया करेगा, सवाल बताया करेगा। हमने खुद एज्यूम नहीं करना डिस्काउंट दे रहा है। ये असल में सवाल बताएगा डिस्काउंट है या नहीं। अगर ये डिस्काउंट हुआ तो सवाल बता देगा, अगर ना हुआ तो भी सवाल बता देगा। और ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बॉल पॉइंट्स मार्केट में बहुत आम हो गए और अब मिली 80 रुपये के रहे हों, तो फिर तो डिस्काउंट नहीं दिया इसने। बहरा सवाल बताएगा, सवाल ना हल्के हल्के वाला कोई चक्कर नहीं, सेम क्वालिटी होगी डब्बा बॉल पॉइंट्स में। फुल स्टॉप। सीएल पेड एडिशनल अमाउंट ऑन मॉडिफिकेशन डेट। सीएल ने एडिशनल अमाउंट पे कर दी ऑन मॉडिफिकेशन डेट। 15 फरवरी को ही उसने एडिशनल अमाउंट पे कर दी। द एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, यानी अलग हैं। वो चीजें अलग हैं, ये चीजें अलग हैं, जाहिर सी बात है। हर ये एक बॉल पॉइंट है, ये इस बॉल पॉइंट से क्या है? डिस्टिंक्ट है। कोई अंदर जुड़ी हुई चीजें हैं। अच्छा, डिस्टिंक्ट का ना एक पूरा कॉन्सेप्ट है, उसमें हमारे तकरीबन 40 मिनट लगने हैं ये लफ्ज़ समझाने में डिस्टिंक्ट क्या है। फिलहाल डिस्टिंक्ट अलग अलग। द एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स आर अलग अलग, एडिशनल चीजें अलग अलग हैं, एंड रिफ्लेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ एडिशनल प्रोडक्ट्स। ये जो एडिशनल प्रोडक्ट्स हैं इनमें कोई डिस्काउंट नहीं है। दिस इज द, लिखे मार्केट प्राइस। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस का मतलब होता है मार्केट प्राइस। दिस इज मार्केट प्राइस ऑफ एडिशनल प्रोडक्ट्स। महंगे कहाँ हैं? वेयर आर यू? वी आर इन क्लास। सस्ते हैं ना, 80 रुपए की दे रहा है, पहले कितने की दे रहा था? 100 रुपए की। अच्छा जी यार, बॉल मार्कर ले, क्लास शुरू करें फॉर्मली। चाती चूती मारे भाई को बंदा है ऑफिस के इधर, मार्कर ला दे। मिल गए? रहने दे, बहुत ज्यादा मिल गए हैं। चलें जी, ओके।
कोई FIFO वेटेड एवरेज टाइप कैलकुलेशन कभी जिंदगी के किसी मोड़ पे की है? तो उस टाइप की कैलकुलेशन नहीं, लेकिन उस तरह की डेट्स में लिखने लगा हूं आपके सामने। यहां पे लिख लेता हूं। ओके, जागते रहना भाइयों। अच्छा, वर्किंग। मुझे ये बताएं कि मैंने ले आओ, ठीक है, इधर साइड पे रख दो। ऑर्डर कितने का किया है? ऑर्डर बोले कितने का किया है? कितनी क्वांटिटी? क्वांटिटी सिर्फ किस दिन किया ऑर्डर? कितनी क्वांटिटी का? 130 बॉल पॉइंट्स का मैंने ऑर्डर किया। अच्छा जी, इसके बाद मुझे बताएं डिलीवरी कब हुई? 31 जनवरी को। कितनी? 70 डिलीवर हो गए। कर दूं माइनस या ऐड कर दूं? कितना ऑर्डर देना था? 130। कितना डिस्पैच हो गया? 70। जैसे मिसाल के तौर पे फर्ज करें आपकी बिरयानी की दुकान हो, तो 130 डब्बों का ऑर्डर आए, तो 70 डब्बे जब आप भेज दें तो आप कहेंगे ये डिलीवर हो गए, रिलैक्स हो जाएंगे। तो कितना ऑर्डर पकड़ा था दुकानदार ने? 130। उसमें से कितने डब्बे भेज दिए, कितने बॉल पॉइंट भेज दिए? 70। 31 जनवरी को। अच्छा, आगे चलें। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को ना, बड़ा सबसे आसान कॉन्सेप्ट है ये स्टैंडर्ड का, इसको ना बस ऐसे नहीं देखना, क्योंकि कुछ चीज़ नहीं है ये किसी अभी अगले 15 मिनट तक जो हम बातें करेंगे किसी डॉक्टर को भी शायद बिठा दे, समझ आ रही हो यार ये सीए में तुम लोगों ने करना था। 60। आप बता दें जी रिमेनिंग डिलीवरी अभी कितनी रहती है? रिमेनिंग डिलीवरी 60 यूनिट्स की रहती है। आप बता दें व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। क्या रिमेनिंग डिलीवरी जब रहती थी तो बीच में मुझे ख्याल आ गया क्या पास करने का? एडिशनल ऑर्डर देने का। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपका जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपने कितना ऑर्डर फेंका है? 30 का ऑर्डर फेंका। ये ऑर्डर पुराना वाला हो गया, ये ऑर्डर नया वाला हो गया। न्यू कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हो गया। नए कॉन्ट्रैक्ट में फोन पे ऑर्डर आए या हमने डिलीवरी की? ऑर्डर आए। किस दिन? 15 फरवरी। कितने? 30। टोटल 80। माशाल्लाह। ये टेक्स्ट के पेपर भी चेक हो रहे हैं और मुझे अभी खबरें आई हैं कि 40 जमा 10 को बच्चे 40 लिख के आ रहे हैं, कुछ 60 लिख के आ रहे हैं, कुछ लिख के आ रहे हैं। कैलकुलेटर छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए यूज किया करें पेपर में। अच्छा, आप बता दें दुकानदार ने कितनी चीजें डिलीवर करनी है? 90। इनमें से कितनी डिलीवर कर देगा 28 फरवरी को? बोले बोले बोले। डिलीवर कर देगा 28 फरवरी को। बोले कितनी? 60 डिलीवर कर देगा। अगली मुझे बात बताएं, इसके बाद दुकानदार कितनी की डिलीवरी मारेगा? 30 की। किस दिन? 10 मार्च को। वो जो नया वाला ऑर्डर पकड़ा हुआ है कितनी? 30। 0। तो व्हाट आर द रिमेनिंग डिलीवरीज? 0। नोट कर लें इसको। ऑर्डर को ना लिख लें, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट लिख लें ऑर्डर को। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। मरहबा जी, आपका नाम मुबारक हो। शुक्रिया, आप हजरात तशरीफ लाए। चलें जी, ये तो एक सिंपल सी डिस्कशन थी। अब आपने मुझे बताना है कब कब कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है। अभी तक यही नोट नहीं किया, जल्दी कर लें। अब कंट्रोल ट्रांसफर के दिन हम रेवेन्यू बुक करेंगे। जैसे जैसे कंट्रोल ट्रांसफर होगा वैसे वैसे रेवेन्यू बुक होगा। जल्दी करें।
बातों को ख़त्म करें जल्दी जल्दी, मंजिल की तरफ रवां दवा हैं हम। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं जी। अच्छा जी, कितना ऑर्डर पकड़ा था पहले? 130 में से कितनी डिलीवरी कर दी? 70 में से कितनी रह गई बाकी? और कितना ऑर्डर पकड़ा? टोटल डिलीवरीज 90 में से फिर कितनी? 30। अब मुझे बता दें, बस छोड़ दें अब मुझे बता दें कंट्रोल कब कब ट्रांसफर हुआ है? क्या मैं यहां से देखूं या ऑलरेडी मैंने मेहनत कर ली हुई है? मेहनत कर ली हुई है। अब आप मुझे ये बता दें कि जो मेरा रेवेन्यू बुक होना है, रेवेन्यू, वो ये बुक, जो रेवेन्यू हमारा बुक होना है वो किन किन तारीखों को बुक होना है? डिलीवरीज की डेट पे। पहली डिलीवरी 31 जनवरी, दूसरी डिलीवरी 28 फरवरी, तीसरी डिलीवरी 10 मार्च। ओके, क्वांटिटी पकड़ें जी। पहली डिलीवरी की, दूसरी की, तीसरी की, 30। रेवेन्यू बुक होने की बात कर रहा हूं। चलें जी, अमाउंट्स बता दें। 100 रुपए के बेचे हैं हमने पहले वाले बॉल पॉइंट, और 80 रुपए के बेचे हैं। कोई एवरेज से एवरेज नहीं लेनी, एवरेज कोई नहीं लेनी, बस सिंपल जो सेल जैसे है वैसे बुक करें। 70 ज़रब 100, ये पहले कॉन्ट्रैक्ट की पहली डिलीवरी। पहले कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी डिलीवरी, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी 80। 7,000। सोल्यूशन बिल्कुल, सोल्यूशन में भी उसी तरह है। 6,000, 2400। ओके, जागते रहना भाइयों। अच्छा पैसे पूसे बता दें, फिर ख़त्म करें बात, इस सवाल को ख़त्म करें। पैसे पूसे बता दें कब आए हैं? CL पेड 13,000 ऑन इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये 13,000 किसका है? 13,130 ज़रब 100, 13,000। तो CL पेड 13,000 ऑन इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बताते हैं ये पेमेंट कब हुई है? 1 जनवरी को। अगली पेमेंट होने CL पेड एडिशनल अमाउंट, एडिशनल अमाउंट जरा बताएं कितनी है? 2400। कैसे? 30 ज़रब 80। तो ये किस दिन हुई डेट बोलें? 15 फरवरी को। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। जनरल एंट्रीज, 1 मिनट इधर, हाँ लिखें जी। 1 जनवरी 21 मुझे कैश आया, कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, लायबिलिटी टू डिलीवर गुड्स इन फ्यूचर 13,000। 13,000। नेक्स्ट, इसके बाद 31 जनवरी को मैंने पहली डिलीवरी की। डिलीवरी करने से कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, रेवेन्यू रिकॉर्ड करके लायबिलिटी कम कर लूं। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। जी, ये अमाउंट अब आपने ना निकाल के रखी हुई है, ये अमाउंट यहां निकाल के रखी हुई है, ये अमाउंट यहां निकाल के रखी हुई है 7,000। चलें, आप बता दें 31 जनवरी के बाद अगली डिलीवरी की या नया कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिया, उसका पैसे भी आ गए, उसके पैसे भी आ गए। किस दिन? 15 फरवरी को। दोबारा कैश डेबिट, लायबिलिटी टू डिलीवर। ये सवाल से देखें, कैश की फिक्र ना आपने सवाल से देखनी है।
अच्छा, अब आप बता दें जी रेवेन्यू कितना बुक करना है 28 फरवरी को। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट कितने से जी? ओके जी, लास्ट थिंग 10 मार्च। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट 2400। ओके, बबलू बबलू, ये पहले कॉन्ट्रैक्ट का कैश है, ये पहले कॉन्ट्रैक्ट की पहली डिलीवरी, ये पहले कॉन्ट्रैक्ट की, ये दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का कैश है, और ये दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी। अगला सवाल निकालेंगे। ये वर्किंग इसलिए की है कि इससे ये वाली क्वांटिटीज़ मिली हैं, और फिर आगे ये प्राइसेस हमने सवाल से उठा ली हैं, ताकि रेवेन्यू अलग से बुक करके रेवेन्यू की कैलकुलेशन ना करनी पड़े, यहाँ पे अलग से ही हो जाए। अच्छा, आगे चलें जी, अगला सवाल। हाँ ठीक है, उन्होंने ऑर्डर तो नया प्लेस हुआ ना, ऑर्डर कह दो नया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, न्यू ऑर्डर कह दो, नया कॉन्ट्रैक्ट ना कहो। हाँ ये कम पहले नोट कर लें जल्दी, इधर रखो चाहे मेरा। ले आओ इधर। हाँ, 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 को भैया छोड़ दें सारे काम। एसएल ने प्रॉमिस किया है 130 चीज़ें बेचने का 13,000 रुपये में, एक चीज़ 100 रुपये की बेचेंगे। द एंटिटी विल डिलीवर 70 प्रोडक्ट्स ऑन 31 जनवरी एंड 60 प्रोडक्ट्स ऑन 28 फरवरी। सीएल पेड 13,000 ऑन इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 15 फरवरी को नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया, नया ऑर्डर आ गया समझ लेते। कॉन्ट्रैक्ट इज मॉडिफाइड टू रिक्वायर द डिलीवरी ऑफ एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स टू सीएल ऑन 10 मार्च एट ₹80 पर प्रोडक्ट, टोटल 2400। सीएल पेड एडिशनल अमाउंट ऑन मॉडिफिकेशन डेट, दैट इज 15 फरवरी 2021। द एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग चीजें हैं ये दोनों आपस में, आर डिस्टिंक्ट बट डू नॉट रिफ्लेक्ट द बट डू नॉट रिफ्लेक्ट द, पिछले सवाल में क्या था, रिफ्लेक्ट द, यानी मार्केट प्राइस पे डील हुई थी, ये मार्केट प्राइस पे डील नहीं है, ये डिस्काउंट दिया गया है। डू नॉट रिफ्लेक्ट स्टैंड अलोन का मतलब लिखें, मीन्स डिस्काउंट इज गिवन। ये 100 रुपए वाली चीज 80 में क्यों दी है, कि बॉल पॉइंट सी बाजार में सस्ती हो गई हैं, या हमने उसे डिस्काउंट दिया है, हमने उसे डिस्काउंट दिया। ओके चलें ये कॉपी करें सारा, वर्किंग कॉपी करें, फिर जब रेवेन्यू बुक करना होगा ना, तब मैं सारे लोगों को कहूँगा दुनिया के सारे काम छोड़ के इधर देखें, जब रेवेन्यू बुक करना होगा। अब रेवेन्यू बुक करने में एक मसला आएगा, अभी पहले ये वाला कर लें सारा जी। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कितने का था जी भाई? 130 यूनिट्स। अच्छा, डिलीवरी 31 जनवरी, अब तो याद हो गई जुबानी फिगर्स। बकाया 60। न्यू ऑर्डर कह दो यार, वो अच्छा लफ्ज कह रहे कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट ना कहो, न्यू ऑर्डर कह दो। न्यू ऑर्डर किस दिन आया? 15 फरवरी को 30, टोटल 90। अच्छा लेस करें, डेबली 28 फरवरी 60, और डिलीवरी 10 मार्च 30। डिलीवरी इज रिमेनिंग 0। अच्छा
पुराने, लिखें जल्दी लिखें यहां पर, अच्छा अब पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कितनी डिलीवरीज हो चुकी थी? 70। पुराने की कितनी रहती थी? 60। पुराने के 70 का रेवेन्यू 100 पर बुक होगा और पुराने के बकाया और नए का रेवेन्यू वेटेड एवरेज पे बुक होगा। रिपीट करता हूं मैं, पुराने 70 का रेवेन्यू 100 पर बुक होगा, जो हो गया वो हो गया, बस उसकी टेंशन ना लें, ये वो डिलीवरीज हो गई हैं, कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। पुराने के 70 का रेवेन्यू 100 पर बुक होगा और नया रेवेन्यू जो जिसमें पुराने 60 भी शामिल हैं, जिसको मैं रिमेनिंग डिलीवरीज कह सकता हूं, पुराने 60 भी शामिल है और नए 30 भी, इन सब का जो रेवेन्यू है वो वेटेड एवरेज बेस पे बुक होगा। तो लेट स्टार्ट, वेटेड एवरेज पहले ले लेते हैं, फिर रेवेन्यू बुक करते हैं। एक छोटी सी कैलकुलेशन मैं करने लगा हूं, इज इक्वल टू डाल के। अच्छा, जब भी एवरेजेस लेते हैं नीचे क्वांटिटीज रखेंगे, ऊपर प्राइस। अच्छा मुझे बताएं, पुराने की बकाया डिलीवरीज 60 क्वांटिटी बता रहे हैं आप, और नए ऑर्डर की डिलीवरी 30। पुराने के कॉन्ट्रैक्ट वाले पैसे जो सवाल में गिवन है, नए के कॉन्ट्रैक्ट वाले पैसे जो सवाल में गिवन है, ये क्या है? 93.33, 93.33, ना 100 ना 80 ना मैं आबी ना मैं खाकी मैं की। अच्छा फिर आप बताएं, ना ये 100 ना ये 80। अच्छा ये 100 के करीब क्यों है और 80 से दूर क्यों है? ये आपको पता है ना, बचपन में चीजें पढ़ी हुई हैं, ये 100 के करीब क्यों भाग रहा है 93 और 80 से इतना दूर क्यों है? क्योंकि मेरे ख्याल से 100 वालों ने ज्यादा बोझ डाला ना, ये 60 यूनिट्स हैं, तो एवरेज प्राइस कैसे आएगी? 100 के काफी करीब आएगी, क्योंकि 100 वाली डिलीवरी ज्यादा है और 80 रुपए वाली डिलीवरीज कम है। तो ये एक छोटा सा काम हमने करना है। आप देखें इधर, ये सारे 70 का रेवेन्यू किस पे बुक करेंगे? 100 पे, 60 का 93 पे और 30 का भी 93 पे। अब करना क्या है? इस कैलकुलेशन से किन डिलीवरीज को गुजारना है, बस ये आपने मुझे बताना है। इस कैलकुलेशन से किन डिलीवरीज को गुजारना है? जब मॉडिफिकेशन हुई, व्हेन मॉडिफिकेशन हैपेंड, इससे पहले जो हुआ वो हुआ, इस पे इस्तगफार पड़े, बस छोड़े पड़े। अब जो बकाया डिलीवरीज हैं पुराने कॉन्ट्रैक्ट की और जो मॉडिफिकेशन का ऑर्डर आया उसकी जो नई डिलीवरीज हैं वो सारी की सारी वेटेड एवरेज से गुजारनी पड़ेंगी। चलें जी, इट्स ओवर। रेवेन्यू, हाँ वजह यही है ना कि वो कह रहे हैं कि अब जो डिस्काउंट है उसको पुराने पे ना डालो, पुरानी डिलीवरीज हो गई हैं, जो डिलीवरीज रह गई हैं शायद वो इसी आप में कस्टमर आपको बनाना चाह रहा है और उसने जो नया वाला डिस्काउंट दिया वो पुरानी सेल की वजह से दिया है, उसको शौक नहीं था आपको डिस्काउंट देने का, क्योंकि आप पहले से चीजें ले चुके हो, इस वजह से डिस्काउंट दिया। तो ओवरऑल डिस्काउंट शायद सबको एलोकेट होना चाहिए था, लेकिन वो पुरानी डिलीवरीज को उसने एलोकेट करना स्टैंडर्ड ने पसंद नहीं समझा। मैंने कहा बकाया को ओके। रेवेन्यू जी, क्या उसने नया कॉन्ट्रैक्ट, हाँ असल में स्टैंडर्ड कह रहा है, आपको लग रहा है 30 वाली चीजें उसने आपको 80 में बेची है, इधर 20 रुपए का डिस्काउंट दिया है। कहते हैं मेरी नजर में थोड़ा डिस्काउंट ना इनको भी एलोकेट कर दो, बस उसकी ये राय है कि मेरी नजर में इनको भी डिस्काउंट एलोकेट कर दो, क्योंकि वो आपको कस्टमर बनाना चाह रहा है पुरानी डिलीवरी। क्योंकि एक नया बंदा शायद जाए दुकान पे जिसने पुराना कोई कॉन्ट्रैक्ट ना किया हो और सिर्फ वो कहे मुझे आप 30 यूनिट्स दे दो, उसको शायद दुकानदार 80 के नहीं देगा, क्योंकि इट इज नॉट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। जी नहीं, क्या नहीं हो रहा वो? नहीं, कोई लॉ की लैंग्वेज यूज होना शुरू हो गई है। बस स्टैंडर्ड ने बड़ी सिंपल सी बातें रखी हैं, जो डिलीवरीज हो गई और जो रह गई नहीं, जो रह गई हाथ हो गई, यानी जो डब्बे आगे जो रह गए वो रह गए, हाथ हो गई। जो डिलीवरीज हो गई और जो रह गई उनके ऊपर बस वेटेज लगा दो। चीज सिंपल है, अब इसको इधर उधर घुमाने की कोशिश ना करें।
चीज़ों को हमने सम अप करना है, फैलाई जा सकती हैं, स्टैंडर्ड की लॉजिक्स डिस्कस की जा सकती हैं, इन पे टाइम लगता है, लेकिन फिर सिलेबस की कंप्लीशन कंप्रोमाइज़ होगी। बस जो करने हैं वो मुझे बता दें। अच्छा जी, पहले डिलीवरी बोलें, ये डेट्स एज इट इज। पहली डिलीवरी 31 जनवरी, दूसरी 28 फरवरी। रेवेन्यू कब ट्रांसफर होना है? जब डिलीवरी होगी, यानी जब कंट्रोल ट्रांसफर होगा। ओके, अच्छा जी, दुकानदार को जब इल्हाम भी नहीं था कि मुझे नया कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, उस वक्त कितनी डिलीवरीज कर चुका था? 70। कितने रुपए पे? क्या हो गया? 7,000। जब दुकानदार ने ये नई डिलीवरीज की 60, जो कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट की रहती हैं, तो इसको पता चल चुका था कि मैं एक और कॉन्ट्रैक्ट पकड़ चुका हूं या एक और मॉडिफिकेशन हो चुकी है। 93.56 आगे 10 मार्च मेरे छोटा सा जगह नीचे इंटू 93.28। इन तीनों का टोटल यही आना है, इन दोनों का टोटल वही 23,000 है ना। कस्टमर ने शायद 23,000 दिया, कितना दिया है? और 13,000 पहला दिया था, और 13,000 और 2,400, कितना? टोटल रेवेन्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा। टोटल रेवेन्यू हमारा कितना रहा? 15,400। बट टोटल को हमने क्यों डिस्कस करना? चलिए जी, एंट्रीज बता दें। एंट्रीज आसान सी हैं, आप कर दें जी। कैश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डिस्काउंट वो अपने ना, वो जो 80 का डिस्काउंट है ना। अच्छा, कस्टमर के एंगल से सोचें यार, कस्टमर को चीजें पहली वाली 70 भी 100 रुपए में मिली, दूसरी वाली 60 भी कस्टमर को 100 में मिली, और तीसरी वाली 30 कस्टमर को 80 में मिली। जो बिल बना के देंगे ना कस्टमर को, आप बिल बना के देंगे, वो बिल आप वही बना के देंगे जो 100 और 80 वाले हैं। ये एक स्टैंडर्ड ने इंटरनल कैलकुलेशन बताई है जो एंटिटी करे। ये 93.33 प्राइस कस्टमर को नहीं हमने बतानी, स्टैंडर्ड की सजेशन है कि यार बेहतर है कि आप ऐसा करो कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट बदल गया है, तो असल में तुम उसे कस्टमर बनाना चाह रहे हो, तो जो बकाया डिलीवरीज हैं उनको भी थोड़ा सा डिस्काउंट एलोकेट कर दो। ओके, चलें जी, यकम जनवरी एवरेज कैलकुलेशन, क्वांटिटीज और पर प्राइस। यकम जनवरी बोलें। ये सवाल से देखा करना है कैश की फिगर। कितना कैश आया पहला? 13,000। 13,000 मेरा 1000, 13,000। वो एक बच्चा सर को कह रहे हैं 13,000। अच्छा जी, डेट बताए ना पहले। 31 जनवरी। जिस वक्त अभी तक कोई ख्वाबो ख्याल में भी उसके नहीं था कि नया ऑर्डर आएगा, वो तो पुराना ऑर्डर डिलीवर करके फ्री हो चुका था, ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि नया ऑर्डर आ जाएगा, समझ। अच्छा, 31 जनवरी एंट्री बताएं। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। रेवेन्यू आपने कैलकुलेट करके रखा हुआ है 7,000। इसे हमारे बड़े कहते हैं सब्जी पहले काट के रख लो, फिर जब हांडी पकने लगेगी तो सिर्फ उठा के डालनी है। आप लोगों के बड़े भी यही कहते हैं। 15 फरवरी को कॉन्ट्रैक्ट पकड़ने की एंट्री है? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पकड़ने की एंट्री नहीं होती ये ना, मॉडिफाई की भी कोई एंट्री नहीं होती, कैश पकड़ने की एंट्री हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट पकड़ने या मॉडिफाई की कोई एंट्री नहीं है, कैश की एंट्री असल में हो रही है। सीएल पेड एडिशनल अमाउंट। अल्लाह अकबर, अल्लाह के भाग लगाए। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, कुछ शहजादे ने क्लास के बाद आके ना इसको करंट लायबिलिटी बनाया उन्हें, मुझे पता है होते हैं ऐसे लोग। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी हाँ है करंट लायबिलिटी, लेकिन इसका नाम कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है। चलें जी आगे। आप पुरानी डिलीवरियां मारें, पुरानी डिलीवरियां 5600 पे 28 फेब 5600 बोला करें। अच्छा जी, आखिरी एंट्री 10 मार्च 31 मार्च 10 मार्च। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू बना के रखा हुआ है हमने 2800। वो आपने नहीं देखना, साथ साथ बैलेंस चेक करने की जरूरत नहीं है।
इन द एंड आप देखें जीरो आ जाएगा बैलेंस, साथ साथ करेंगे तो कंफ्यूज होंगे, बस एंड पे देख लें बैलेंस जीरो हो गया, बस आप जमा करके देख लें कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का अकाउंट जीरो हो गया, एंड पे देख लें शक, जमा 13 माइनस 7 जमा 2400 माइनस 5600 माइनस 2800 इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब हम हेडिंग्स देने लगे हैं, अब हम हेडिंग्स देने लगे हैं। कितने से? 13,000। ब्लू और रेड दे दो। इस सवाल में क्या था? चीजें डिस्टिंक्ट थी, अलग अलग थी, और स्टैंड अलोन प्राइस थी। पहला सवाल ये था, ये हमारी हेडिंग बनेगी रजिस्टर के पिछले सफे की, डिस्टिंक्ट और स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। ओके, अगला सवाल क्या था हमारा? चीजें अलग अलग थी, डिस्टिंक्ट प्लस नॉट आ, चीजें डिस्टिंक्ट थी प्लस नॉट स्टैंड अलोन प्राइस, बल्कि स्टैंड अलोन प्राइस थी, मार्केट प्राइस थी या डिस्काउंट था? डिस्काउंट था। कुछ आपको फीलिंग हो रही है कि व्हाइट बोर्ड का भी थोड़ा सा पोर्शन खाली है? कितने लोगों की सिक्स सेंस काम कर रही थी? ये सिक्स नहीं है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल सेंस है। तीसरा सिनेरियो जी देख लें, क्वेश्चन नंबर 3, फिर आप नमाज पढ़ के आए, फिर क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 3 तो कराने दें। ऑन 1 जनवरी 2021, बबलू बहुत बातें करने लगे हो, तुम लोगों की दोस्ती मैंने खत्म करानी है, अब खतरनाक बढ़ती जा रही है बात। ऑन 1 जनवरी 2021 एसएल ने वादा किया है 130 चीजें बेचने का जो सीएल को फॉर 13,000। द एंटिटी विल डिलीवर 70 महीने के एंड पे, 60 अगले महीने के एंड पे। 13,000 रुपया उसको मिल गया है। 15 फरवरी को कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हो गया है और 30 प्रोडक्ट्स का और ऑर्डर रिसीव हुआ है जो 80 रुपए के एतबार से बेची जाएंगी। सीएल पेड एडिशनल अमाउंट ऑन मॉडिफिकेशन डेट दैट इज 15 फरवरी 21। द एडिशनल प्रोडक्ट्स आर नीदर डिस्टिंक्ट, बस नीदर डिस्टिंक्ट, बस अलग अलग नहीं हो सकती। शायद कुछ ऐसा काम है कि सेलर ने आपको कहा था कि यार मैं आपको ना बाथरूम बना के देता हूं, आप याद करोगे? यार हद होगी यार। अच्छा, सेलर ने, यानी किचन नहीं, बाथरूम, जो मैंने कह दिया आप कह दिया। सेलर ने कहा मैं आपको बाथरूम बना के देता हूं। अब बाथरूम के अंदर 130 ईंटें लगनी थी। बाद में ख्याल आया कि इस बाथरूम को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लें ताकि ना आप ही लिया करें, हाँ, और एक्सटेंड कर लें। तो ऐसी सूरत में उसमें कोई 30 ईंटें और लगानी पड़ी। अब क्या ईंटें आपस में जुड़ती चली जाएंगी या कोई अलग अलग चीज होगी? नहीं, जब सेलर ने वादा किया कि मैं तुम्हें क्या बना के दूंगा, वॉशरूम, तो मैंने उसको कहा कि मुझे वॉशरूम एक्सटेंड कर दो। उसने कहा भाईजान पहले फिर मटेरियल और लगना था 130, और अब मटेरियल आपका और लगना है, ठीक है। तो यहां तक जरा डिस्टिंक्ट की मिसाल अगर हजम हो रही है तो कर लें, वरना इंशाल्लाह डिस्टिंक्ट के ऊपर हमारी पूरी क्लास है 30-40 मिनट की, जिसमें डिस्कशन होती है व्हाट इज डिस्टिंक्ट। थोड़ी सी बस हजम कर लें। वो जो बॉल पॉइंट्स थी वो आपस में ऐसे गड़बड़ नहीं हो जानी थी, वो अलग अलग रहनी थी, वो डिस्टिंक्ट थी। अब ये ईंटें आपस में मिलके, और जो है हमारा पिछला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके मुताबिक नया कॉन्ट्रैक्ट अब आगे बढ़ेगा और अब हमें बड़ा बाथरूम मिलेगा। आगे प्राइस स्टैंड अलोन हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा पेपर में, इसलिए मैंने इसको काट दिया, अभी लिखवाऊंगा भी। आगे प्राइस स्टैंड अलोन है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये डिसाइडिंग फैक्टर है, इट इज डिसाइडिंग फैक्टर। अब हम क्या करेंगे? अब मैं एक लफ्ज बोलने लगा हूं,
क्या बोलने लगाऊं? मसलन कौन सा लफ्ज? मिसाल के तौर पे कम्यूलेटिव बोले, कैचअप, यानी पिछले रेवेन्यू को पकड़ के भी रोल देंगे। वो जो पुराना वाला रेवेन्यू है ना, क्योंकि अब ये तीनों चीजें एक ही हैं, गड़बड़ होके चीजें सारी इकट्ठी हैं, आप पिछले रेवेन्यू की भी जान ले लेंगे। थोड़ी देर पहले मुझे बताएं, इस मिसाल में आपने 70 की जान ली थी या 60 की जान ली थी? 60 की जान ली थी। अब किसकी जान ले लेंगे? और 70 जान दे देगा, हम ले लेंगे, वो दे देगा जान। ओके चलें जी, वो बरकत के लिए टेबल बना लें, फिर आगे चलते हैं। वो टेबल उसी तरह बना लें, ये वाला 130 और ये वाला, बेशक सोल्यूशन से देख के बना लें, जो मर्जी बना लें। उधर, हाँ उधर ही कर दो कैमरा। चलें जी, शुरू करते हैं। वर्किंग करवाएं जी। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट या ओरिजिनल ऑर्डर कितना? 130। कितनी इंटें डिलीवर हो गई? कब? 31 जनवरी को। 60। कितनी न्यू कॉन्ट्रैक्ट में और ऑर्डर पकड़ा? न्यू कितना? 30। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हो गया 30। ओके नेक्स्ट। अट्ठाईस फरवरी को डिलीवरी हो गई कितने यूनिट्स की? 60। और आगे? कितना हो गया टोटल? 0। ओके अब एक कैलकुलेशन करें, कितने गई ये? इस तरह की एक कैलकुलेशन करनी है। लेकिन सबर, मुझे ना पहले जरा पहले वाला रेवेन्यू बुक कर लेने दें, आपको दिखा लेने दें पहले वाला रेवेन्यू आपको मैं इसलिए दिखाने लगा हूं कि वो रेवेन्यू मैंने बुक कर लिया था 31 जनवरी को, मुझे पता भी नहीं था मॉडिफिकेशन होनी है। तो वाइल स्टैंडिंग ऑन 31 जनवरी मैंने सेल कितने पे बुक की होगी? बोले 70 मल्टीप्लाइड बाय 100। 31 जनवरी को तो मेरे फरिश्तों को भी इल्हाम नहीं था कि क्या होने वाला है। अच्छा जी, ये छोटी सी जगह मैं छोड़ रहा हूं वेटेड एवरेज टाइप कैलकुलेशन के लिए। चलें जी, रेवेन्यू बुक करना शुरू कराएं। रेवेन्यू 31 जनवरी, रेवेन्यू क्वांटिटी, प्राइस, जवाब 7000। नेक्स्ट जी, अब अगले वाली गेम शुरू होने लगी है, इसलिए प्लीज आप थोड़ा सा बात हो जाए। अब एक कैलकुलेशन करें, कम्यूलेटिव कैचअप करें, यानी अब आप 60 और 30 नहीं, 60 भी, 30 भी और 70 भी कम्यूलेटिव कैचअप करें। पिछले वाले एडजस्टमेंट्स को भी पकड़ें, इसी से रिट्रोस्पेक्टिव टाइप जो कुछ इस किस्म का नाम। अच्छा 70 इंटू 100, 60 इंटू 30 इंटू डिवाइडेड बाय 70 प्लस 60 प्लस 30। ये एक बड़ी फेयर और मुनासिब एवरेज सी प्राइस है जो तीनों की एवरेज निकल आई है 90.25। अच्छा, एक छोटा सा काम है वो आपने मुझे कराना है, और फिर एक उससे अगला काम है वो आपने मुझे कराना है। एक लाइन छोड़ दें, एक लाइन छोड़ दें। चलें जी, 28 फरवरी
कितने यूनिट्स? अच्छा मुझे बता दें, मैंने ये 100 पे बुक क्यों किया? मुझे कहते सोनी को पता ही नहीं था ना क्या होना है मेरे साथ, तो वो तो ऑर्डर बाद में आया, 15 फरवरी को आया। ओके 28 फरवरी को बोले 60 इंटू 96.5 10 मार्च 96. अच्छा वो 1 रुपए का फर्क पड़ जाएगा, खैर है उसकी टेंशन ना लो। मैंने यूनिट्स को तो रिट्रोस्पेक्टिवली पकड़ा है, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है ये एडजस्टमेंट आप प्रोस्पेक्टिवली करो, यानी जनरल एंट्रीज प्रोस्पेक्टिवली होंगी। मैंने तो रिट्रोस्पेक्टिव लॉस आपको इसलिए बोला था कि पिछले यूनिट्स को पकड़ना है। एडजस्टमेंट इन द लाइट ऑफ IFRS 15 प्रोस्पेक्टिवली होगी। अब मुझे बता दें, मेरा ये गुमान है कि इनको जब आप टोटल करेंगे ना तो ये टोटल मैच नहीं करेगा। ये टोटल यानी कि 13,000 रुपये पहली डिलीवरी के पैसे हैं, पता है ना आपको, 13,000 रुपये पहली डिलीवरी के पैसे हैं और दूसरी डिलीवरी के 2400, तो 14,400 शायद टैली ना करें, लेकिन चेक करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक वर्सेस वाली कैलकुलेशन करवाएं, ओल्ड रेवेन्यू आपने बुक किस पे किया है? 7,000 रुपये। होना किस पे चाहिए था? 70 इंटू 96.25। पुराना रेवेन्यू किस पे बुक कर दिया था? क्यों? क्योंकि पता नहीं था नया कॉन्ट्रैक्ट आने। असल में पुराना रेवेन्यू कितने पे बुक होना चाहिए था? अब आप मुझे ओल्ड और न्यू बता के वर्सेस वाली कैलकुलेशन में बता दें रेक्टिफाइंग कितने से हो जाएगा। कितना बुक होना चाहिए था, कितना हो गया, कितना ज्यादा हो गया। डेट आपने डिलीवरी का वेट नहीं करना, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पकड़ना ना अगला, आपने फौरन ये कर देना है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा, अगला कॉन्ट्रैक्ट पकड़ते ही आपने इसको रिकॉर्ड कर देना है। अब रिकॉर्ड करूं या रिवर्स करूं? रिवर्स करें। क्वांटिटी शॉन्टिटी कोई नहीं, वो कैलकुलेशन मैंने कर दिया आपके सामने। फिगर मुझे बता दें 262। इसके साथ छोटा सा लिख दूं रिवर्सल, ऊपर रेवेन्यू क्लास से लिखा हुआ है। साइन लगाना है नेगेटिव तो आपकी मर्जी है, लगाना लगा लीजिएगा जिसमें आप कंफर्टेबल है, बस रिवर्सल करनी है रेवेन्यू की। अब आप ऐसा करें, कैलकुलेटर पे भी शक, इसके साथ माइनस का साइन लगा के देख लें टोटल पैसे वही आने हैं जो असल में थे। टोटल पैसे कितने आए हुए हैं कस्टमर से? 15,400। अब टोटल आ रहे हैं 15,400। सिनेरियो का नाम ब्लू मार्कर, बस इनडिस्टिंक्ट, नॉट डिस्टिंक्ट, जो मर्जी लिख लें, इनडिस्टिंक्ट या नॉट डिस्टिंक्ट। इस सिनेरियो का नाम है जी, मैं आगे क्यों नहीं कुछ लिख रहा, अगली से फर्क नहीं पड़ना कि वो स्टैंड लॉन सेलिंग प्राइस है या नहीं है, वो जो भी हो इट डजंट मैटर, भाड़ में जाए। प्राइस को भाड़ में, अब सिर्फ क्या देखना है, चीजें डिस्टिंक्ट हैं या डिस्टिंक्ट नहीं है। क्लियर? चलें जी, एंट्रीज डस्टर की तरह। जेब में डाल के ले गया हूं। डस्टर वाला लड़का नहीं आया, वो आ गया ना रिमोट वाला। अस्सलाम वालेकुम। कुछ नहीं उठाना। अच्छा एंट्रीज करें। कैलकुलेशन मैंने मिटानी है, अगर तस्वीर आपने लेनी है तो यहाँ पे ले लें, क्योंकि कैलकुलेशन मैंने मिटानी है। ये वाली कैलकुलेशन वर्सेस वाली बाय एंट्रीज रहेगी अब। ओके चलें जी, पढ़ें, एंट्रीज बताएं। यकम जनवरी कितने से?
आगे बोले 31 जनवरी, बोले 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 बोले, नजर मारे कितना रेवेन्यू बुक करूं 31 जनवरी को, बोले 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 7,000 का रेवेन्यू बुक कर लूं। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, ये करते हुए मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होना है। क्लियर? ये करते हुए मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होना है। मैं असल में देख रहा हूँ उसकी सोल्यूशन में 2 अलग अलग एंट्रीज हुई हैं, ये इकट्ठी एंट्री हुई है, अलग अलग की हुई है। ठीक है, अलग अलग ही कर लेंगे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, बोलें जी अमाउंट। ये क्यों मैं 7,000 बुक कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास कोई इल्हामी ताकत नहीं है और आपके पास भी नहीं है, और शायद इसी में भलाई है हमारी। 31 जनवरी, आगे चलें। 15 को नया कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिया, 15 फरवरी। आपकी मर्जी है, कैश की एंट्री पहले करनी है कर लें, रेवेन्यू रिवर्स कर लें, जो मर्जी कर लें, बस दोनों एंट्रीज करनी है। पुरानी एंट्री बता दें, पुरानी एंट्री बता दें जो रिवर्स करनी है। पुराना जो रेवेन्यू रिवर्स करना है, रेवेन्यू डेबिट। अगर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी चल रही हुई, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट कर देंगे, और अगर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी चल रही हुई तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट कर देंगे। अगर डेटर चल रहा हुआ तो डेटर क्रेडिट कर देंगे। यानी कई दफा उधार पे चीजें बिक रही होती हैं और कई दफा पैसे किस में आए होते हैं, एडवांस पे। तो दूसरी साइड की टेंशन नहीं लेनी, बस रेवेन्यू उल्टाना है। कितने से जी? 260। इस एंट्री के साथ लिखें न्यू। कि मेरे ख्याल से ना इसमें एक एक्स्ट्रा एंट्री है। इधर एंट्रीज हुई थी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, लेकिन इधर कितनी एंट्रीज होंगी? एक एंट्री एक्स्ट्रा होगी, बाकी छिक्के रखें काम। 15 फरवरी को पैसे आ गए, कितने से? अच्छा जी, अगली डिलीवरी 28 फरवरी, बोलें जी। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, कितने से? चलें, जगह बच गई, अल्लाह का शुक्र है। 10 मार्च जी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। चलो यार, ये पार्ट बंद कर दो।